नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। पूरे भारतवर्ष में शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों की यदि नज़रें हैं तो वह बिहार के ऊपर है। क्योंकि पूरे भारत में आप नज़रें उठा करके देखें तो बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 1 वर्ष से लगातार अलग-अलग चरणों में बड़े व्यापक बड़ी संख्या में भर्तियां ला करके और शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी आकर के शिक्षक बन सकते हैं। मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार में दूसरे राज्य के बेरोजगार आकर के नौकरी पा रहे हैं, यहाँ रोजगार का व्यवस्था उन्हें मिल रहा है। यदि बिहार सरकार दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को रोजगार दे पाने में सक्षम है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा भारत भारतीयों का है। वे कहीं भी जाकर के अपना रोजी-रोटी तलाश सकते हैं, कहीं भी वो अपना जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी पेशा कर सकते हैं, कहीं भी अपना रोजगार कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों, मैं पर्सनली यदि बात किया जाए तो बिहार में शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने हेतु मांग कर रहा हूँ और लगातार मेरी मांगें हैं और मांगें रहेंगी। मुझे आप सभी दूसरे राज्य के जितने भी हमारे साथीगण हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप आकर के बिहार में रोजगार पाएँ, नौकरी पाएँ। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बिहार के गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे हैं, समाज के अंत में बसे हुए लोगों के जो बच्चे हैं, और आज आज़ादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बहुत ऐसे हमारे समाज के बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी है, विद्यालय का चेहरा वो देख पाया है। तो उन बच्चों के भविष्य की चिंता है हमें। आप कहेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय है, जो नवोदय विद्यालय है या अन्य जो सेंट्रल लेवल स्कूल्स हैं या फिर जो सीबीएसई बोर्ड्स स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बड़े-बड़े जो शैक्षणिक संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं या अन्य जो भी हैं, तो वहाँ पे तो कहीं का भी शिक्षक होता है, कहीं के भी छात्र होते हैं, सभी पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है। जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका माइंड इस प्रकार से डेवलप्ड होता है, तो कहीं भी के भी शिक्षक-शिक्षिकाओं से बेहद ही सहजता से, सरलता से वो पढ़ पाते हैं। लेकिन यदि हम खास करके बिहार का बात करें या भारत के किसी भी राज्य का यदि बात करें, जो राज्य स्तरीय, जो राज्य के अधीन सरकारी विद्यालय होते हैं, चूँकि उनका क्षेत्र कोई लिमिटेड नहीं होता है कि शहर में ही होगा, अर्ध शहर में ही होगा, गाँव में ही होगा। विद्यालय कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं जहाँ पे बस्तियाँ हैं, चाहे वह जंगलों में है, पहाड़ों में हैं, सुनसान इलाकों में है, सुदूर ग्रामीण इलाकों में है, शहरों में है, अर्ध शहरों में है, गाँव में है। जहाँ कहीं भी मानव बस्ती है तो उनके बच्चे को शिक्षा चाहिए और इस हेतु सरकारी विद्यालय वहाँ पे होंगे ही होंगे। अब आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो भारत देश है, वह विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। यहाँ अलग-अलग भाषाएँ हैं, बोली है, वचन है, अलग-अलग विचार है, व्यवहार है, संस्कार है, अलग-अलग क्षेत्र है, अलग-अलग मज़हब है, धर्म है, जाति है। खैर, हमें शिक्षा की यदि बात किया जाए तो अलग-अलग धर्म, जाति, मज़हब, क्षेत्र से या उनका रहन-सहन से, उनका खान-पान से कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन हमें बोली, वचन, भाषा, विचार, संस्कार, व्यवहार से अवश्य ही मतलब होता है। क्योंकि जो शिक्षा है वो ख़ास करके आपने पढ़ा होगा जब आप बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, स्टेट का एग्ज़ाम देने होंगे, तो आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, जो आप शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र पढ़े होंगे, उसमें अवश्य ही एनसीएफ के बारे में, आरटी एक्ट के बारे में, उसके उपरांत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। और आपने देखा होगा उन सभी में एक चीज़ कॉमन अवश्य मिले होंगे कि जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वह क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा होना चाहिए खास करके, तो बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वह उन्हीं के आसपास के वातावरण, उन्हीं के आसपास के परिदृश्य, प्राकृतिक जो संरचनाएँ हैं, सामाजिक जो ढाँचा है, उससे जोड़ करके दिया जाना चाहिए, ताकि वे खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सकें और उस विषय वस्तु को ढंग से समझ सकें। अब आप विचार करें कि कोई तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटका, कोई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम से आकर के बिहार में शिक्षक बनता है। अब असम का, तमिलनाडु का, केरल का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का या यूपी का ही ले लीजिए, झारखंड का ही ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का ही ले लीजिए, तो उनका जो बोली है, उनका जो विचार है, व्यवहार है, संस्कार है, उनका जो भाषा है, उनकी जो वचन है, जो उनका जो टोन है, उसका विशेष असर बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। और
आपको ज्ञात होना चाहिए जब आप सुनते होंगे अलग-अलग क्षेत्र के लोग जब एक साथ बैठते हैं, न्यूज़ चैनलों पर, पैनल पर जब बैठते हैं, तो एक दूसरे का टोन समझ पाने में उनको खुद जबकि वो उतने बुद्धिजीवी हैं, प्रौढ़ हैं, साक्षर हैं, उतने ज्ञानी हैं, बावजूद इससे उनको समस्या होती है और उनको रिपीट करना पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आया, आप बताओ क्या बोल रहे हो? तो फिर उसको ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में वो बताते हैं या फिर उसको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं ये आपको बोल रहा हूँ, तब जाकर के उस पर उनकी प्रतिक्रिया आती है। अब आप समझो कि कोई यूपी का ही यदि आप लोग मिश्रित होंगे, कहीं कार्य करते होंगे या कहीं मिलना-जुलना हुआ होगा, तो यूपी का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो या जहाँ कहीं भी का हो, तो वो जब आपको कुछ संख्या ही बताता होगा, कोई शब्द ही ऐसा बोल देता होगा, जो आपके समझ से परे होगा, बाउंस कर जाएगा। जब आप इतने प्रौढ़ हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े हो गए, इतने घूम फिर लिए, चारों तरफ का वातावरण से आप रूबरू हो गए, सबके साथ मिलना-जुलना रहा, उसके बावजूद भी आप बहुत ऐसे शब्द हैं जो आप पकड़ में नहीं आता है। अब वो आकर के बिहार के कक्षा प्रथम से 8वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को उसी टोन में अपने उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी विषय वस्तु को समझाएगा। कैसे समझ पाएगा बच्चा? यहाँ तक कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो काउंटिंग है ना, गिनती, वो आप 1 से 100 तक गिनवा लो अलग-अलग राज्यों के लोगों को खड़ा करा कर के। 1, 2, 3, 4 वो गिन लेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 आप गिनवा लो। आपको पता चल पाएगा कि अलग-अलग राज्यों के जो लोग हैं या एक ही राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनका टोन अलग-अलग हो जाता है। समझ पाना मुश्किल हो जाता है। 55 और 95 में अंतर कर पाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे पढ़ा पाएँगे? सीधी-सी बात है। बहुत लोग मैं जब इस प्रकार का वीडियो बनाता हूँ तो आलोचना करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि यूपी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से जाकर के या फिर तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से जाकर के लोग चाइनीज़ में पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच में पढ़ा रहे हैं, अमेरिकन भाषा में पढ़ा रहे हैं, कोई बंगाली में कोई पढ़ा रहे हैं, उर्दू में पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। वो भी हिंदी ही बोल रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं। लेकिन उनका टोन जो होता है ना, वो अगला को समझ पाना मुश्किल हो पाता है, ख़ास करके बच्चों को समझ आ पाना मुश्किल होता है। दूसरी बात, ये तो भाषा को लेकर के हो गया कि कहीं न कहीं अंतर है टोन में, जो सामने वाला को समझ पाना थोड़ा असहज होता है, मुश्किल होता है। वो बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा असहजता उनको होगी, वो समझ ही नहीं पाएँगे और बच्चे काफ़ी हद तक इस प्रकार से उनके अंदर शिक्षक और छात्र के बीच में ये होता है लगाव कि वो हर जगह टीका-टिप्पणी कर नहीं सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो ऊपर-ऊपर पार हो जाता है उनको, फिर भी वो इसी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। तो उनको समझाना होगा उन्हीं के रीजनल लैंग्वेज में। एक तो भाषा का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा कि उनके आस-पास के वातावरण से, सामाजिक परिदृश्य से उनके जो भी आस-पास का ढाँचा है, उससे जोड़ करके उनको पढ़ाना है। अब दूसरा जगह से आ कर के मान लो आप जिस जिला के हो, पश्चिमी चंपारण के हो, किशनगंज के हो, आप कैमूर के हो, औरंगाबाद के हो, जहानाबाद के हो, आप भागलपुर के हो, आप दरभंगा के हो, कहीं का भी हो। अब उसको वहाँ के बारे में, वहाँ का समाज कैसा है, समाज के लोग कैसे हैं, वहाँ के आस-पास में कौन ऐसा चीज़ है, जैसे हमको पहाड़, पठार, मैदान पढ़ाना होगा, तो उस जिला में, उस क्षेत्र में कहाँ का उदाहरण दिया जाए कि बच्चे आराम से कोऑर्डिनेट कर सकें। हमें नदियों के बारे में पढ़ाना होगा, हमको झरना के बारे में पढ़ाना होगा, हमको तालाब के बारे में पढ़ाना होगा, तो हम कहाँ का उदाहरण दें? तो ये जो आस-पास जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी से 5वीं तक जो पढ़ना है, वो तीसरी से 5वीं तक का पर्यावरण अध्ययन समझ पाना 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आप सीटेट दिए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि पर्यावरण अध्ययन जो आप सीटेट परीक्षा दे रहे हैं, वो कक्षा तीसरी से 5वीं तक में पढ़ना है। वो आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय आपने पढ़ा नहीं, कोई शिक्षक आपको ढंग से पढ़ाया नहीं। तो वही पर्यावरण अध्ययन को यदि बच्चों में को पढ़ाना है, उसके प्रत्येक विषय वस्तु को, प्रत्येक बिंदुओं को यदि उनको समझा देना है, तो जो जहाँ का बच्चा है, जिस जिला का है, जिस क्षेत्र का है, वहीं से उदाहरण उठा करके और पर्यावरण के सभी विषय वस्तुओं को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो दूसरे राज्यों के आकर के शिक्षक बेहतर ढंग से नहीं बता सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको जहाँ पे वो पदस्थापित हैं, वहाँ के क्षेत्र के बारे में, जिला के बारे में, वहाँ समाज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में उनको गहनता से जानकारी नहीं है। तो इसलिए माँग है कि कम से कम हमें बख़्श दीजिए हमारे बिहार के बच्चों के लिए सही, कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, वो बेहतर शिक्षा पा कर के आगे कुछ कर सकें। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो गरीब, मज़दूर, किसान, जो समाज के अंत में बसे हुए लोगों के जो बच्चे हैं, अभी 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रथम पीढ़ी है कुछ लोगों का जो स्कूल तक आए हैं, कम से कम उनको शिक्षा इतना सरल कर दीजिए
कि वो उनके लिए सहजता हो, आसानी से वो पढ़ सके, पढ़ने में उनको आनंद आ सके, इंटरेस्ट उनका जग सके पढ़ाई के प्रति। ऐसा ना हो कि जहाँ-तहाँ से यत्र-तत्र से आप शिक्षक-शिक्षिका को ला कर के भर दें, उन्हें कुछ पता ही नहीं हो, वो बच्चों को सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, बच्चों को सही समझा नहीं सकते हैं, बच्चों के भाषा को समझ नहीं सकते हैं, बच्चों को अपनी भाषा समझा नहीं सकते हैं, भाषा के भाव को नहीं समझ पाते हैं और फिर ऐसे ही सिर्फ़ टाइम पास हो, कक्षा प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चौथी, पता चलेगा 12वीं कर लिया, डीएलएड कर लिया, अब जब सीटेट परीक्षा देने का बारी आया, तो वो कोचिंग ढूँढ रहा है कि तीसरी से 5वीं तक में जो पर्यावरण अध्ययन है, उसको कौन हमको बेहतर तरीके से समझा सकता है। यह इसी का दुष्परिणाम है कि तीसरी से 5वीं तक में पढ़ाने वाले जो शिक्षक-शिक्षिका रहे, उतना बेहतर ढंग से तीसरी से 5वीं तक के पर्यावरण अध्ययन को नहीं समझा पाए, इसलिए इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करने के उपरांत जब सीटेट परीक्षा 1 to 5 हेतु सीट पेपर 1 देना होता है, तो हम यूट्यूब पर खोजते ढूँढते चलते हैं, कौन हमको पर्यावरण अध्ययन को ढंग से समझा सके। तो इस दुष्परिणाम को हम आगे भविष्य में ना झेलना पड़े, इस वजह से बिहार सरकार से हमारी मांग है कि चलो अब तक जो हुआ होने दो, कम से कम टीआरई 4 एवं आगामी जितने भी शिक्षक भर्ती हैं, कक्षा प्रथम से 8वीं तक में डोमिसाइल नीति लागू करके और बिहार के ही लोगों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करें और साथ ही उनका होम डिस्ट्रिक्ट के साथ होम प्रखंड में उनको दें, ताकि वहाँ के परिदृश्य के बारे में उनको बेहतर समझ में रखें। वो बचपन से वहाँ पले बढ़े हैं, वहाँ रहे हैं, उसी वातावरण में वो रहे हैं, उसी भाषा को समझे हैं, बोले हैं, उसी प्रकार के समाज में वो पले बढ़े हैं, तो बेहतर ढंग से उनके मन मस्तिष्क में वो रच बस गया है सारे चीज़, तो वो अपने बच्चों में डाल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।